हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर दो कंपनीज़ के Q2 FY25 के रिजल्ट जो है उनका डिस्कशन करेंगे। पहली जो कंपनी है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज। अब KPIT टेक्नोलॉजीज जो है ये आपके ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस के अंदर एक स्पेशलिस्ट है। KPIT टेक्नोलॉजीज का सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर जो कि इसका सबसे बड़ा पीयर है और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है टाटा टेक। बट टाटा टेक से मुझे जो है KPIT बहुत ज़्यादा बेटर लगता है बिजनेस वाइज भी, क्योंकि टाटा टेक के अंदर जो है एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। और टाटा टेक का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो उस हिसाब से KPIT टेक जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप टाटा टेक का केस देखोगे तो भाई टाटा टेक के अंदर सिर्फ टॉप 5% क्लाइंट ही है जो कि इसके मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। और KPIT के केस में KPIT के पास जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है, मतलब टॉप 25 क्लाइंट्स पे KPIT के मैनेजमेंट का जो है वो मैक्सिमम फोकस होता है। अब उसके पहले हम आगे जाए कंपनी के नंबर्स डिस्कस करें, हम एक बार कंपनी का जो है वो प्रॉपर बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले आपका KPIT किस टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये आपका एडास के लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और आपका HDV के लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और बाकी कोई भी दूसरे टाइप के ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस हो गए जैसे कि आपका पावर ट्रेन के अंदर हो गया या फिर आपके कोई दूसरे कार्स वगैरह के सेगमेंट के अंदर हो गया। अब मैक्सिमम ये जो है वो पैसेंजर कार के अंदर जो KPIT का सेगमेंट है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है अगर आप इनका कमर्शियल व्हीकल से कंपेयर करोगे तो। बट उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई KPIT जितने भी आपके सॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके ऑटो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के जो सॉल्यूशन है वो KPIT अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम फोकस इनका कौन से क्लाइंट्स पे, जो टॉप क्लाइंट जिसके साथ जिसके थ्रू इनके पास कुछ अबाउट मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं, मेरे हिसाब से 75% प्लस ही आते होंगे टॉप 25 क्लाइंट से। तो जहाँ से इन्हें जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं वहाँ पे ही KPIT का जो है वो मैक्सिमम फोकस है। अब KPIT को क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टिंग्विश कर देती है पूरे मार्केट से। KPIT क्या करता है कि KPIT के जो भी OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं हमें, जो भी कार कंपनीज हो गई, फॉर एग्जांपल अगर हम BMW की बात करें तो BMW के लिए KPIT जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज डिज़ाइन करता है, उनके एडास सिस्टम को डिज़ाइन करता है, बाकी कोई दूसरे अलग अलग सिस्टम सर्विसेज होते हैं उन्हें भी डिज़ाइन करता है। अब KPIT जो है वो BMW को पूरा अच्छे से समझेगा कैसा उसका क्लाइंट है, प्रॉपर उनकी एनालिसिस कर कर रखेगा, और क्लाइंट को जो भी सर्विस चाहिए होगी KPIT जो है उन्हें सजेस्ट करेगा और उन्हें जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब KPIT अपने क्लाइंट को इतना अच्छा समझता है कि KPIT की एक स्पेशल रिलेशनशिप बन जाती है उनके क्लाइंट के साथ। और जैसे ये रिलेशनशिप बन जाती है, एक बार ये रिलेशनशिप बन गई तो उस क्लाइंट को जो है वो KPIT को छोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो है अपने टॉप 25 क्लाइंट्स पे ही फोकस करता है। KPIT जो है अपने क्लाइंट्स को 3 सेगमेंट के अंदर डिस्टिंग्विश करता है, प्लैटिनम सेगमेंट वाले क्लाइंट्स, फिर गोल्ड सेगमेंट वाले, और फिर उसके बाद जो है वो तीसरे सेगमेंट वाले क्लाइंट है। तो सबसे ज़्यादा फोकस इनका प्लैटिनम वालों पे ही होता है। अब ऑब्वियसली ये जो है सिर्फ रेवेन्यू से ही डिवाइड नहीं किए गए, ये क्लाइंट का कितना अटैचमेंट है उनके साथ। अटैचमेंट मतलब मैं बिजनेस के तरीके से बात कर रहा हूँ कि भाई क्लाइंट जो है वो कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है KPIT पे, क्लाइंट KPIT को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितना ज़्यादा रेवेन्यूज आता है वो क्लाइंट से। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती है ये तीनों कैटेगरीज के अंदर क्लाइंट को डालने को KPIT के लिए। तो KPIT के लिए जो प्लैटिनम वाले क्लाइंट्स है वो मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। और KPIT अगर आप टाटा टेक से कंपेयर करोगे तो KPIT को जो है वो बेटर PE भी मिलता है। KPIT को मार्केट जो है वो बेटर PE जो है वो KPIT को देता है, क्योंकि ऑब्वियसली KPIT का पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। अगर आप टाटा टेक को देखोगे तो भाई टाटा टेक की जो ग्रोथ है वो 15, 16, 17% के आसपास जो है हो रही है, बट KPIT जो है अपने नंबर्स जो है वो 25 to 30% के बीच में ग्रो कर रहा था पिछले क्वार्टर तक। इस क्वार्टर के अंदर ग्रोथ जो है उसके अंदर रिडक्शन देखने मिला है। ऑब्वियसली Q1 के अंदर 25 एग्जैक्ट नहीं था, 24 पॉइंट समथिंग था, बट ऑब्वियसली टाटा टेक से जो है KPIT तो बेटर ही परफॉर्म कर रहा था। तो अगर आप देखोगे तो भाई KPIT के इस बार के Q2 FY25 के नंबर्स देखोगे तो 20.1% की जो है वो ग्रोथ देखने मिली है हमें, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है हमें 23.9% की ग्रोथ देखने मिली है। सेल्स का जो है वो नंबर, अगर आप सेल्स ग्रोथ का नंबर देखोगे तो उसके अंदर जो है वो रिडक्शन देखने मिला है हमें। पहले जो नंबर कंपनी है वो अगर आप KPIT के देखोगे तो 30% के आसपास थी, फिर 25% के आसपास आ गई, और अभी ये टॉप लाइन के अंदर का जो ग्रोथ फैक्टर है उसके अंदर हमें जो है वो रिडक्शन देखने मिल रहा है। इसके पहले मुझे याद है पिछला क्वार्टर या पिछले के पिछले क्वार्टर में KPIT ने अपने जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ 50% से इंक्रीज़ किए थे, जब टाटा टेक सिर्फ 15% से इंक्रीज़ कर रहा था। तो इसलिए मार्केट जो है KPIT को एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी दे रहा था। बट अब जो है वैल्यूएशन लगभग सेम हो चुकी है, क्योंकि KPIT का पेस ऑफ ग्रोथ जो है उसके अंदर भी हमें जो है वो रिडक्शन देखने मिल रहा है। बट स्टिल KPIT मुझे टाटा टेक से बेटर लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है। और अगर आप देखोगे तो OEMs
से अगर आप कंपेयर करोगे तो KPIT की जो है वो टाटा टेक से जो है वो बेटर रिलेशनशिप है OEM के साथ, क्योंकि KPIT सबसे ज़्यादा उनकी कॉन कॉल के अंदर एक ही चीज़ पे स्ट्रेस करता है, वो है इनकी OEMs के साथ जो है वो रिलेशनशिप है, इनके क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनको जो है वो मेंटेन करके रखता है। एक बार हम बात कर लेते हैं KPIT का एबिटा ग्रोथ देखें तो 20.8% का जो है इनका एबिटा मार्जिन रहा है, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो एबिटा ग्रोथ जो है वो 27% रही है। मैक्सिमम ग्रोथ जो आई है वो मिडलवेयर और आपके पावर ट्रेन वाले सेगमेंट से आई है, और आपका अगर आप कंज्यूमर व्हीकल देखोगे और कमर्शियल व्हीकल देखोगे तो उसके अंदर आपका कंज्यूमर व्हीकल से मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप नोटिस करोगे तो पैसेंजर कार से 26% का ग्रोथ देखने मिला है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिला है रेवेन्यूज़ के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन के अंदर ग्रोथ देखने मिली है, और फिर उसके बाद आर्किटेक्चर और आपका मिडलवेयर कंसल्टिंग के अंदर जो है मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिली है। अगर आप इनके बिजनेस यूनिट्स को कंपेयर करोगे तो 38.1% का ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो इनके जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है अगर आप देखोगे तो यूरोप से आते हैं, फिर उसके बाद US से आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एशिया से आते हैं। लेकिन एशिया के अंदर जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर जो है कंपनी को कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी जो है वो चाइना के ऊपर भी फोकस कर रही है और अदर एशियन कंट्रीज जो है दूसरी वाली उनके ऊपर भी फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि भाई अभी तक इन्होंने एशिया का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से टैप कर नहीं रखा है, और एशिया के मार्केट से जो है इन्हें अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है। फिर उसके बाद एक बार कॉनकॉल के इनसाइट से लेते हैं तो भाई इस कंपनी का जो है ईसॉप कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इतना ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। अब ये ईसॉप कॉस्ट क्यों इंक्रीज होते जा रहा है, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ईसॉप्स देते जा रही है, और जैसे ही आपकी कंपनी जो है वो ऐसे ईसॉप्स वगैरह देती है तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंस वगैरह करती है कंपनी, जिसके वजह से आपके बॉटम लाइन पे जो है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके ऊपर इफेक्ट देखने मिलता है। अब ये कंपनी इतने ज़्यादा ईसॉप्स क्यों दे रही है, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है, क्योंकि KPIT जो है एक IT कंपनी है। अब IT कंपनी के लिए इनके जो एम्प्लॉय है, इनकी जो वर्कफोर्स है वो मेंटेन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी को पता होता है, क्योंकि एक बार IT कंपनी की जो वर्कफोर्स है वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो एक बार वर्कफोर्स कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर देती है तो IT कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई नया वर्कफोर्स लेकर आओ, वापस ट्रेन करो उनको, फिर से सिखाओ और फिर उन्हें काम पे लगाओ, तो ये कंपनी का बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेस ले लेता है। तो इसलिए कोई भी IT कंपनी चाहती नहीं है कि उनका जो वर्कफोर्स है वो उन्हें छोड़कर चल जाए जब तक वो खुद ले ऑफ ना करे। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि KPIT जो है, KPIT के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है अभी डायनामिक्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, EV के ऊपर लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड कार्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नॉर्मल आपकी पेट्रोल और डीजल कार से, तो वो डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए भी हम रेडी है। हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम इतने केपेबल है कि हम आपकी EV कार की जो सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, और हाइब्रिड कार की टेक्नोलॉजी भी वो भी प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 18 to 22% का गाइडेंस दिया है। भले ही KPIT के मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे Q1 के अंदर तो इनके रेवेन्यूज जो है इन्होंने 24% से इंक्रीज़ करे थे, और 24% से इंक्रीज़ करने के बाद भी कंपनी के मैनेजमेंट ने सिर्फ 18 to 22% के बीच में गाइडेंस दिया है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव लग रहा है मुझे। और ऑब्वियसली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है, जितना ज़्यादा पीक पे हो चुका था। अब जैसे कि 2019 के अंदर ऑटोमोटिव कार्स की जो है वो सबसे मैक्सिमम सेल हुई थी, फिर कोविड आ चुका था, और फिर 2023 और 2024 के अंदर जो है वो सेल्स फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर दी थी। बट अब जो है सेल्स इतने पिकअप कर चुके हैं, 2019 का लेवल भी जो है वो सरपास हो चुका है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स का भी देखोगे तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने भी बताया था कि भाई अभी हमें जो है वो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल सकता है, और स्टॉक भी जो है उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो परफॉर्म करना बंद कर चुका है। इसलिए Hyundai की भी अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो भाई Hyundai की भी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट पे हुई थी, अगर आप नोटिस करोगे तो इनके IPO प्राइस से डिस्काउंट पे हुई थी। तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर अगर स्लो डाउन आ जाता है तो KPIT जो है वो ऑटोमेटिकली इसके रेवेन्यूज़ के अंदर भी जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो है आपके ऑटोमोटिव सेक्टर पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो भाई यहाँ स्लो डाउन आ गया तो यहाँ भी स्लो डाउन आ सकता है। तो अगर बाई चांस आप अगर KPIT होल्ड करके रखते हो, मुझे पर्सनली मैं KPIT टेक के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन अगर बाई चांस रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर रिडक्शन होने लगता है, ऐसे जैसे जिस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर सेलिंग हो रही है उस तरीके से अगर ज़्यादा रेवेन्यू रिडक्शन हुआ तो KPIT का जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी जो है हमें रिडक्शन देखने मिल सकता है, और स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर जा सकता है, जो कि वो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है।
अब जैसे कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ट्रैक करते हो, कोई भी सेक्टर ट्रैक करते हो, तो आप नोटिस करते रहोगे कि भाई वो सेक्टर और वो सेक्टर की जितनी भी प्रॉक्सी कंपनीज है, एक बार आपका सेक्टर की जो मेन कंपनीज है वो आपकी कंसोलिडेशन में चल जाती है, तो आपकी प्रॉक्सी कंपनीज भी जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना बंद कर देती है। मारुति के अंदर भी वही सीन चल रहा है कि भाई ग्रोथ जो है उसके अंदर जो है हमें रिडक्शन देखने मिला है। दूसरी कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर वो है पिडिलाइट। अब पिडिलाइट के Q2 नंबर्स आए हैं, पिडिलाइट की क्या ही बात करें, हम सभी को पता है कि पिडिलाइट जो है वो केमिकल कंपनी है, एडेसिव्स बनाता है, इसके साथ साथ जितने भी इनके एडेसिव्स और जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। ये कुछ पिडिलाइट के जो है वो मेन ब्रांड्स है, अगर आप देखोगे तो फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, रॉफ, मोटोमैक्स, ये सारे जो है फेविकॉल के ब्रांड है। आपके फेविकॉल बोल रहा हूँ, पिडिलाइट के ब्रांड। आप फेविकॉल इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है पिडिलाइट का कि आप कभी भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने ब्रांड वैल्यू इस तरीके से बना ली है कि आप पिडिलाइट नहीं बोलोगे, आप फेविकॉल बोलोगे। आपको तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि भाई पिडिलाइट इंडस्ट्री जो है वो फेविकॉल की मैन्युफैक्चरर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई पिडिलाइट के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है इनके कंज्यूमर वाले सेगमेंट से आते हैं, और फिर मतलब 86% के आसपास, और जो दूसरे रेवेन्यूज़ है वो इनके B2B वाले सेगमेंट से आते हैं। बट अगर आप देखोगे तो भाई नेट सेल्स अगर आप देखोगे पिडिलाइट के, अगर आप टॉप लाइन देखोगे, टॉप लाइन ग्रोथ कुछ भी नहीं आ रही है। 5.2% से जो है रेवेन्यूज़ इसने इंक्रीज़ किए Q2 FY25 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 17.8% का जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। लेकिन भाई आप कितनी भी एफिशिएंसी कर लो, कंपनी ने अभी एफिशिएंसी देखने मिल रही है हमें, कंपनी के अंदर कॉस्ट के अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन देखने मिल रहा है, इसलिए आपके कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है आपको। बट आप कितना भी ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ जाओ, एक बार आपका टॉप लाइन का ग्रोथ रुक जाता है तो बॉटम लाइन पे इफेक्ट आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यही चल रहा है पिडिलाइट के बारे में कि भाई ग्रोथ नंबर्स बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। पिडिलाइट के नंबर से तो ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। अगर आप देखोगे तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 7 to 8% के आसपास हो रही है। 7.3% का जो नंबर है वो हो सकता है इस बार इंडिया में लाइक FY24 के एंड तक। और फिर अगर आप उसके बाद पिडिलाइट जैसी कंपनीज देखोगे तो भाई 5% पे ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा तो आप FD में इन्वेस्ट कर दो, वहाँ आपको थोड़ा बहुत रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। पिडिलाइट के स्टॉक ने बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दिया है इन्वेस्टर को, ऐसा नहीं है कि पिडिलाइट के स्टॉक ने पैसे नहीं बनाए, बट पिडिलाइट का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो वो टाइम पे पिडिलाइट का ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। 19%, 20% के आसपास पिडिलाइट जो है अपने रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहा था। बट अब जो है पिडिलाइट जो है वो पीक पे आ चुका है। इसलिए अगर आप देखते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर स्टॉक के अंदर रुक जाती है तो भाई कंसोलिडेशन भी प्राइस के अंदर जो है वो आने लगता है। अगर आप 3 साल से देखोगे तो भाई प्राइस जो है वो ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, अब भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने मिला है प्राइस के अंदर, नहीं तो कंसोलिडेशन जो है वो आने लगता है। आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वैसे भी पिडिलाइट का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है, बट एशिया के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई सेल्स के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5% का ग्रोथ है। मैक्सिमम जो ग्रोथ आपको देखने मिल रही है वो आपके मिडल ईस्ट और अफ्रीका वाले एरिया से देखने मिल रही है, बाकी एशिया के अंदर कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। फिर अगर आप इनका कंपोजिशन देखोगे तो इनका एडहेसिव्स कुछ 55% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यूज़ को, 21% के आसपास तो पेंट और केमिकल्स कंट्रीब्यूट करता है। पिडिलाइट जो है वो पेंट और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी एंटर कर चुकी है, पेंट इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली। अब पेंट इंडस्ट्री के अंदर तो आपका ब्लड वॉर चल रहा है, सारी कंपनीज आपकी एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, ग्रासिम हो गया, JSW हो गया, हर कंपनी को पेंट इंडस्ट्री के अंदर आना है क्योंकि पेंट इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन पड़े अच्छे खासे। अगर आप देखोगे तो अभी पेंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज ने जो है वो परफॉर्म करना बंद कर दिया है, और ये ब्लेम किसको करते हैं, रूरल इकोनॉमी को। बट फिर भी कुछ कंपनीज है पेंट कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर आप एशियन पेंट्स का स्टॉक देखोगे तो भाई इसने जो है वो रिटर्न देने भी बंद कर दिए, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री के अंदर एकदम ब्लड वॉर हो चुका है। ग्रासिम एंटर कर चुका है, और ग्रासिम कुछ बोला है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का जो है वो केपेक्स करने वाले हैं, वो अबाउट 1/3 ऑफ द पेंट इंडस्ट्री का है। तो इसलिए एशियन पेंट्स भी कॉन्स्टेंटली केपेक्स कर रहा है ताकि वो अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ करते रहे। पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी वही दिक्कत हो रहा है कि भाई वैल्यू ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मीट नहीं हो रही है। आपकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो वैल्यू ग्रोथ से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि भाई पेंट इंडस्ट्री को मार्जिन नहीं है इतने ज़्यादा, मार्जिन के अंदर जो है हमें रिडक्शन देखने मिला है। आपके अगर आप EPS देखोगे तो EPS के अंदर भी हमें जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ देखने नहीं मिल रहा है। अर्निंग जो है वही घटिया पेस पे इंक्रीज़ कर रही है, और आपका सेल्स ग्रोथ जो है वो 1-3% के आसपास जो है उसके अंदर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। आपका एशियन पेंट्स के अंदर भी यही सीन है, बर्जर के अंदर भी यही सीन है। एक आपकी ग्रासिम जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, अगर आप देखोगे तो ग्रासिम जो है कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है, बट बाकी कंपनीज़ के साथ यही सेम सीन चल रहा है। तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर तो ब्लड वॉर चल रहा है, तो इसलिए आपकी पेंट इंडस्ट्री की जो कंपनीज़ है वो स्लो परफॉर्म कर रही है, और प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो अभी पिडिलाइट भी पेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुका है, वो भी काम कर रहा है पेंट इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर, वो भी बिजनेस ला रहे हैं। बट इनका पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस जो है अभी एकदम बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज नहीं है, इनके रेवेन्यूज़ को जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। आगे जाकर कर सकता है बट अभी तो इतना ज़्यादा करता नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर खुद ही बताया था कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेंट इंडस्ट्री का है नहीं इसके अंदर, पेंट आपके बिजनेस का है नहीं इसके अंदर। और इसके साथ साथ पिडिलाइट जो है हर साल, मतलब इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रोथ प्रोडक्ट्स बोलते हैं इन्हें, उसके अंदर जो है पिडिलाइट को जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिलती है उन प्रोडक्ट्स के अंदर। अब पिडिलाइट जो है एक मैच्योरिटी पे आ चुकी है कंपनी। अगर इस कंपनी को यहाँ से ग्रो करना है, अगर आपको टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई पिडिलाइट का जो स्टॉक है वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। पिडिलाइट का स्टॉक जो है वो आगे जाकर बेटर परफॉर्म कर सकता है। बट अभी 80 का पीई और 1% की सेल्स ग्रोथ है, 5% की सेल्स ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। बट आगे जाके पिडिलाइट का जो स्टॉक है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिस तरीके से ये इंक्रीज कर रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्स ग्रोथ देखने मिलती है हमें। तो अगर आप देखोगे तो इनके 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ देखने मिल रही है वो ग्रोथ कैटेगरी के अंदर देखने मिल रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई पायोनियर कैटेगरी भी जो है इनका छोटा वाला कैटेगरी है, छोटी कैटेगरी है, मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस कैटेगरी के अंदर, बट अभी करंटली ग्रोथ कैटेगरी जो है वो अच्छा कर रहा है। फिर उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग जो है अपने रेवेन्यू का 3.5% का केपेक्स करेंगे और इनके मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है। अब पिडिलाइट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है? कंपनी का मैनेजमेंट जो है बार बार रूरल इकोनॉमी पे बड़ी बात करता रहता है अपने कॉन कॉल के अंदर। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई रूरल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही थी पहले, और अब जो है वो रूरल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जो है वो आनी चालू हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो रूरल इकोनॉमी जो है आपकी अर्बन इकोनॉमी से बेटर परफॉर्म कर रही है, वहाँ जो है इनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। बट अभी जो है वो ग्रोथ आ रही है रूरल इकोनॉमी के अंदर। अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखने मिला है। बट वही चीज़ है कि भाई ग्रोथ तो आ रही है वहाँ, लेकिन आपके टॉप लाइन के अंदर दिख नहीं रहा है कि कहाँ से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अब बोल चुका है कि ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन टॉप लाइन के अंदर जो है वो अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। पहले से जो है टॉप लाइन ऑब्वियसली बेटर ग्रो कर रही है, पहले तो ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा कम था, उस वहाँ से तो ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा बेटर है। बट ऐसी कंपनीज 80 के पी पे जो है वो जा चुकी है, 5% का सेल्स ग्रोथ देगी, इससे ज़्यादा तो इंडिया की जीडीपी है, तो बहुत ज़्यादा बेटर डील्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ऐसी कंपनीज़ को यूजुअली लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते, और जो लोग सिर्फ सोच कर बैठे रहते हैं कि भाई पिडिलाइट लेंगे लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल होल्ड करके रखेंगे पिडिलाइट को, और आपकी कंपनी की सेल्स ग्रोथ खत्म हो जाती है, टॉप लाइन ग्रोथ खत्म हो जाती है, अर्निंग्स ग्रोथ खत्म हो जाती है, तो आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होना खत्म हो जाता है। अब फिर उसके बाद कंपनी जो है वो डिविडेंड्स वगैरह बांटती रहती है। अगर आप पे आउट रेशियो देखोगे, पे आउट रेशियो जो है पिडिलाइट का वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, और आगे जाके हो सकता है कि आपकी जैसे बड़ी कंपनीज है HUL की तरह, उनके जैसा पे आउट रेशियो भी इसका आगे जाकर पहुंच जाए। HUL जो है वही सेम घटिया सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ, और अगर आप नोटिस करोगे तो पे आउट रेशियो 96% के आसपास जाके पहुंच चुका है। अब ऑब्वियसली ये मैच्योर कंपनी से डिविडेंड में ज़्यादा पैसे देती है। तो पिडिलाइट के बारे में बस इतना ही बात कर सकते हैं कि भाई कंपनी जो है ग्रो नहीं कर रही है, आपका जो 80 का पी है ये कंपनी ऑब्वियसली डिजर्व नहीं करती है, बेटर डील्स अवेलेबल है। तो इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई और कंपनी का एनालिसिस चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर उस कंपनी का नाम लिख देना। कोशिश रहेगी कि उस वीडियो को, उस कंपनी को जो है 1 हफ्ते के अंदर वीडियो के अंदर कवर किया जाए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।